नेक्स्ट टॉपिक है बिहार और बौद्ध साहित्य। बिहार और बौद्ध साहित्य। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक तथा अभिधम पिटक महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, जिनमें अनेक ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में। सूत पिटक में बुद्ध को धार्मिक सिद्धांतों को तर्क और संवाद के रूप में संकलित किया गया है। और विनय पिटक, इसका शाब्दिक अर्थ होता है अनुशासन की टोकरी। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अनुशासन की टोकरी। टोकरी में अनुशासन की टोकरी, इसमें संघ के भिक्षु एवं भिक्षुनी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। निकाय तथा जातक। निकाय तथा जातक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा कहानियों का संग्रह है। कहानियों का संग्रह बना हुआ है उसमें, निकाय तथा जातक पिटक में। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं। पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं। दीपवंश तथा महावंश नामक पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। किससे जानकारी प्राप्त होती है? मौर्यकालीन का मतलब जो मौर्य चला था शासन उस टाइम, वो दीपवंश तथा महावंश से मिलती है जानकारी। अब है नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्नों से हिंद एवं शासक मिंडार के विषय में जानकारी मिलती है। हिंदयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु से, हिंदयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथावस्तु से महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के अनेक कथानकों का वर्णन मिलता है। दिव्यावदान से अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। फयान, सुंगयुंग, हेनसांग तथा इत्सिंग प्रसिद्ध चीनी यात्री थे। ये सब जो थे चीनी यात्री थे। चीनी यात्री फयान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? विक्रमादित्य के दरबार में। चीनी यात्री हेनसांग राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसने 16 वर्ष तक निवास कर विभिन्न स्थानों की यात्रा की। 16 वर्ष तक निवास किया था और बहुत सारे जगहों पे यात्रा की थी। हेनसांग ने 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय जो यहाँ है अभी बिहार के ये नालंदा में, वहाँ पे शिक्षा प्राप्त की। इसके यात्रा वृत्तांत को सियुकी चीनी नाम से जाना जाता है, जिसमें 139 देशों का विवरण मिलता है। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। 7वीं शताब्दी के अंत में आया था। इसके विवरण से ज्ञात होता है कि यह भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा तथा बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने आया था। इससे मतलब इसके आने से ये पता चलता है कि वो बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए आया था। और द लाइट ऑफ एशिया ग्रंथ के रचनाकार, द लाइट ऑफ एशिया ग्रंथ जो है उसके रचनाकार कौन थे? सर एडविन एलॉर्ड ने महात्मा बुद्ध को द लाइट ऑफ एशियन की उपाधि से अलंकृत किया है। बौद्ध धर्म के परिवर्तिक धार्मिक संप्रदाय, कुछ संप्रदाय हैं बौद्ध धर्म के, देखते हैं। संप्रदाय का नाम है आजीवक। इसके संस्थापक है मखली गोशाल। दूसरा है घोर अकड़ीवादी, इसका संस्थापक है पूरन कश्यप। भौतिकवादी, इनके संस्थापक है अजीत केस कलम्बलीन।
संदेहवादी संजय वेल्टट पुत्र। लास्ट है नित्यवादी, इनके संस्थापक है पकुद कच्चायन। बौद्ध संगीतियाँ, कुछ बौद्ध संगीतियाँ हैं, देखते हैं। पहला है स्थान, प्लेस का नाम है राजगिरी। राजगिरी को सप्तपर्णी गुफा भी बोला जाता था। ये समय था इनका, कब से कब तक रहा ये चला, 483 ईसा पूर्व। समय था 483 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और किसके शासनकाल में ये चला था? अजातशत्रु, जो हयक वंश का था। और इसका परिणाम क्या निकला? परिणाम निकला था बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, सूत पिटक तथा विनय पिटक में संकलित करना। दूसरा था वैशाली, प्लेस था इसका वैशाली। और इसकी समय अवधि थी, समय जो था टाइम पीरियड वो था 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष थे सर्वकामी भी इनको बोला जाता था। शासनकाल था कालाशोक का, शिशुनाग वंश के थे ये। परिणाम निकला इसका बौद्ध धर्म का स्थिर वीर एवं महासांघीय 2 भागों में विभाजन। तीसरा था स्थान, प्लेस का नाम है पाटलिपुत्र। समय थी 251 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिशस। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। अशोक कौन से वंश के थे? मौर्य वंश के। परिणाम क्या निकला इसका? परिणाम था संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन एवं तीसरा पिटक, अभिधम्म पिटक का संकलन। तीसरा पिटक कौन था हमारा? अभिधम्म पिटक। और लास्ट ये चौथा था बिहार से बाहर था ये, मतलब बिहार के अंदर, बिहार से बाहर का था ये। स्थान था कश्मीर के कुंडलवन में। समय था लगभग ईसा की पहली शताब्दी में। अध्यक्ष थे इनके वसुमित्र एवं अशव घोष उपाध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। और वो कौन से वंश के थे? कुषाण वंश के। परिणाम क्या निकला इसका? बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों, हीनयान तथा महायान में विभाजन। 2 संप्रदाय में विभाजन इसका परिणाम निकला, हीनयान तथा महायान। नेक्स्ट देखते हैं, महायान और हीनयान में अंतर देखते हैं। महायान है मानव जाति के कल्याण पर आधारित धर्म, परोपकार एवं निस्वार्थ सेवा इसका परम लक्ष्य था। पहला लक्ष्य था सेवा। हीनयान में था व्यक्तिवादी धर्म की अवधारणा को मानते थे, स्वार्थपरता अत्यधिक था, मतलब जस्ट इसके अपोजिट था। महायान के अपोजिट था ये हीनयान। बुद्ध एक देवता के रूप में स्वीकारे, मतलब बुद्ध को एक देवता के रूप में स्वीकारा गया। और हीनयान में बुद्ध एक पवित्र विचारक एवं महान व्यक्ति के रूप में स्वीकारा गया। उनको एक पवित्र विचारधारा और महान व्यक्ति के रूप में स्वीकारा गया था। बोधिसत्व की अवधारणा परम आदर्श था। और हीनयान में था अहत पद की प्राप्ति परम आदर्श था। चौथा है महायान में मूर्ति पूजा एक प्रबल पक्षधर था। और हीनयान में मूर्ति पूजा के प्रबल विरोधी थे। मूर्ति पूजा के ये लोग विरोधी थे, मतलब मूर्ति पूजा नहीं करते थे। अनेक भिक्षुकों के मंदिर बनाए। और हीनयान में किसी मंदिर का निर्माण नहीं किया, कोई मंदिर इसमें नहीं बना। धार्मिक भाषा सांस्कृतिक, धार्मिक भाषा थी पाली, इसमें कि महायान का धार्मिक भाषा संस्कृत और हीनयान का धार्मिक भाषा पाली। विश्वास पर आधारित संप्रदाय, हीनयान में तर्क पर आधारित संप्रदाय थी।
इसमें विश्वास पे आधारित थी, विश्वास पे आधारित, और इसमें तर्क पे आधारित। सर्वाधिक महत्व गृहस्थ जीवन को दिया, गृहस्थ जीवन को सर्वाधिक महत्व दिया, मतलब मेजर गृहस्थ जीवन को दिया। सर्वाधिक महत्व संन्यास जीवन को दिया, मतलब मेन लक्ष्य जो था उसका संन्यास जीवन था, और इसमें का मेन लक्ष्य था गृहस्थ जीवन, घर बार में रहना देखना। जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वर्ग प्राप्ति था महायान में, और हीनयान में था जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति। इसमें स्वर्ग की प्राप्ति और इसमें मोक्ष की प्राप्ति। और है नेक्स्ट है जापान, कोरिया, चीन, मंगोलिया, तिब्बत में प्रसारित, इतने में प्रसारित था, विस्तार था इसका महायान का। और हीनयान का विस्तार हुआ जावा, श्रीलंका, म्यांमार में प्रसारित। एक नोट है, लिंग पूजा का प्रमाण सर्वप्रथम मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण में हमारा लिंग पूजा का प्रमाण दिखता है। कालांतर में महायान संप्रदाय दो भागों में बांटा गया। पहला था शून्यवाद माध्यमिक तथा विज्ञानवाद योगाचार। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जबकि विज्ञानवाद के संस्थापना मैत्रेयनाथ ने की थी। महायान संप्रदाय के लोग तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया और जापान में हैं। महायान के संप्रदाय के लोग सब तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया और जापान से हैं। और हीनयान संप्रदाय के लोग कहाँ से? श्रीलंका, म्यांमार, जावा आदि देशों में फैले हुए हैं। समय के साथ हीनयान कई मतों में विभाजित हो गया। माना जाता है कि कुल 18 मत थे। इनके, कुल 18 मत में विभाजित हुआ। प्रमुख 3 मत थे। प्रमुख जो मेन मत थे 3 थे। थेरवाद को स्थिरवीरवाद भी बोला जाता है। सर्वस्थितवाद, इसको वैभाषिक भी बोला जाता है। और स्वतांत्रिक, इसको स्वतांत्रिक बोला जाता है। मंगोल पुत्र तीसस द्वारा रचित कथावस्तु हीनयान का एक प्रमुख ग्रंथ है। कथावस्तु में प्रमुख ग्रंथ जो है हीनयान का कथावस्तु है। बौद्ध दार्शनिकों के स्वतंत्र चिंतन ने दर्शन के क्षेत्र में शून्यवाद, विज्ञानवाद, मायावाद आदि नवीन विचारधाराओं को जन्म दिया। बौद्ध धर्म की एक और शाखा वज्रयान प्रचलित हुई जो तंत्र मंत्र से युक्त थी, जिसका प्रमुख केंद्र था भागलपुर, जो कि बिहार में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। तंत्र मंत्र से जो युक्त था वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। संघ की सभा में प्रस्तावना का पाठ होता है। प्रस्ताव पाठ को अनुशावन कहते हैं। प्रस्ताव पाठ को अनुशावन कहते हैं। सभा की वैधता के लिए न्यूनतम संख्या 20 थी। संख्या को क्या बोला जाता था? कोरम 20 थी। और संघ में प्रविष्ट होने के उपसंपदा कहा जाता था। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। बौद्ध के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस उपवास के दिन होते थे। उपवास के दिन कौन कौन होते थे? बौद्ध धर्म के लोग के लिए अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, 2 चतुर्थी दिवस हो गया, होते थे। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में मिलता है।